हे गाइस एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में, जहां आज हम वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज का ब्रेकडाउन देखेंगे जिसका नाम है द शाइनिंग। द शाइनिंग 1980 में आई एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है और ये फिल्म स्टीफन किंग के सेम नेम के नॉवेल से अडेप्टेड है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं स्टैनली क्यूब्रिक, जिन्हें आज भी वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स में गिना जाता है। बाय एनी चांस अगर आप इस फिल्म का नाम पहली बार सुन रहे हो तो बता दूं कि द शाइनिंग अपने एंड तक एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल हॉरर की तरह ही चलती है, लेकिन एंड में कुछ सेकंड्स की एक सीक्वेंस आती है जिससे पूरी की पूरी मूवी की कहानी ही चेंज हो जाती है। और उस कुछ सेकंड्स के सीक्वेंस ने ही इस फिल्म को आज तक एक मिस्ट्री बनाकर रखा है, जिसके अराउंड आपको हंड्रेड्स ऑफ थ्योरीज इंटरनेट पर मिल जाएंगी। लेकिन 2019 में इसका एक सीक्वल आया था डॉक्टर स्लीप के नाम से, जिसने स्टोरी की कंफ्यूजन दूर करी और हम इसे और अच्छे से समझ पाए। उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। फिलहाल पहले चलते हैं इसकी स्टोरी की ओर। तो फिल्म के शुरू में हम जैक टॉरेंस को ओवरलुक होटल में देखते हैं, जहां वो विंटर केयर टेकर की जॉब इंटरव्यू के लिए आया है। जैक एक टीचर हुआ करता था, लेकिन टीचिंग से रिटायरमेंट लेकर उसने एक राइटिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है और वो खुद की एक नॉवेल लिखना चाहता है। इसके लिए वो कुछ महीने खुद के साथ एक शांत जगह में बिताना चाहता है। इससे उसे न्यू आइडियाज तो आएंगे ही, साथ ही उसे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस फेस नहीं करना पड़ेगा। उस होटल के मैनेजर स्टुअर्ट ने उसे बताया कि ये होटल सिर्फ मई 15 से अक्टूबर 30 तक ही खुला रहता है, बाकी बचे महीनों में ये होटल बंद रहता है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल एंड स्नो स्टॉर्म्स। विंटर पीक पे होती है तो यहाँ बर्फ की चादर ऑलमोस्ट 20 फीट ऊंची बन जाती है, इसलिए ये होटल अक्टूबर से अप्रैल तक बंद रहती है। बस उस पीरियड में होटल में सिर्फ एक केयर टेकर होता है और उसी काम के लिए जैक यहाँ आया है। अब जैक किसी फैसले पर आता उससे पहले स्टुअर्ट उसे बताता है कि 1970 में इस होटल का केयर टेकर था चार्ल्स ग्रेडी, जो इतने समय तक इतने बड़े होटल में अकेले सिर्फ अपनी फैमिली के साथ रहने के कारण बावड़ा हो गया था और उसने अपने पागलपन में पहले अपनी वाइफ को और फिर अपनी जुड़वा बेटियों को एक एक्स से काट कर उनके पीसेस को होटल के एक कमरे में रख दिया और आखिर में उसने खुद को शॉटगन से शूट कर लिया। तो ध्यान रहे कि अकेलापन हर किसी के काम नहीं आता, लेकिन जैक को अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। Well, you can rest assured, Mr. Ullman, that's not going to happen with me. वो उसे जॉब डिस्क्रिप्शन देता है कि तुम्हें डेली होटल के बॉयलर को चलाना होगा, होटल के कुछ हिस्सों को गर्म रखना होगा और कुछ डैमेज हुआ तो रिपेयर करना होगा, जिसे करने में जैक को कोई एतराज नहीं था। तभी हम जैक की फैमिली को देखते हैं, जिसमें है उसकी वाइफ वेंडी और उनका एक बेटा डैनी। डैनी के रियल लाइफ में ज्यादा दोस्त नहीं है, इसलिए उसका एक इमेजिनरी फ्रेंड है टोनी, जो उसकी उंगली बनकर उससे बात करता है और टोनी उसे कहता है कि हमें ओवरलुक होटल नहीं जाना चाहिए, लेकिन वेंडी कहती है कि हम वहाँ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे जो हमारे फैमिली की एक ब्यूटीफुल मेमोरी होगी। डैनी बाथरूम में अकेले में टोनी से बात करता है और उससे पूछता है कि क्या डैड को वहाँ जॉब मिल जाएगी। टोनी बताता है कि जॉब मिल जाएगी, क्या जॉब मिल गई, कुछ सेकंड्स में तुम्हारे डैड का फोन आएगा और वो तुम्हारी मॉम को बताएंगे कि मुझे जॉब मिल गई है। और ऐसा ही होता है। जैक वेंडी को फोन करके बताता है कि उसे जॉब मिल गई है और वो इसके लिए रेडी है। डैनी टोनी से पूछता है कि वो ओवरलुक होटल क्यों नहीं जाना चाहता। तभी उसे कुछ विजन्स आते हैं जिसमें एक लिफ्ट से बहुत सारा ब्लड निकलता है और उसे दो छोटी बच्चियां भी दिखाई देती हैं और इसके बाद डैनी बेहोश हो जाता है। उसे चेक करने एक डॉक्टर आती हैं जो उससे पूछती है कि उसे कुछ याद है कि उसके साथ बाथरूम में क्या हुआ था। वो कहता है कि उसे बस इतना याद है कि वो टोनी से बात कर रहा था। डॉक्टर ने पूछा कि टोनी कौन है और क्या वो उसे देख सकती है। उसने बताया कि टोनी मेरा फ्रेंड है जो मेरे मुंह के अंदर रहता है, लेकिन उसे किसी से मिलना पसंद नहीं, वो मेरे पेट में जाकर छुप जाता है। वेल ये देखकर डॉक्टर वेंडी से पूछती है कि क्या डैनी का कोई पास्ट ट्रॉमा रहा है, कुछ भी जिससे उसे ये प्रॉब्लम हो सके। वेंडी बताती है कि 5 महीने पहले एक रात जैक बहुत लेट से घर आया, वो भी बहुत नशे में। उसने देखा कि डैनी ने स्कूल के पेपर को हर तरफ बिखेर रखा है, जिस वजह से जैक ने डैनी का हाथ पकड़कर उसे उठाया, लेकिन उसने कुछ ज्यादा ही फोर्स लगा दिया जिससे डैनी का शोल्डर डिसलोकेट हो गया
था। जैक खुद को इसका गिल्टी मानता था, इसलिए उसने वेंडी से वादा किया कि अब वो आज के बाद कभी दारू को हाथ नहीं लगाएगा और अगर उसने फिर से पीना शुरू किया तो वेंडी उसे छोड़कर जा सकती है। तो हम ये मान सकते हैं कि जैक पिछले 5 महीनों से सोबर है और पूरी तरह से स्टेबल भी। कुछ दिनों बाद जैक और उसकी फैमिली क्लोजिंग डे पर होटल पहुंचते हैं। आज होटल बंद हो रहा है। स्टुअर्ट उन्हें होटल का टूर देना शुरू करता है और वहीं डैनी गेम रूम में था। वहां उसे फिर वही 2 बच्चियां दिखती हैं जो उसके विजन में उसे दिखी थी। स्टुअर्ट उन्हें उनकी जगह दिखाता है जहां एक रूम डैनी के लिए था और एक रूम जैक और वेंडी के लिए, और होटल में उनकी जरूरत का हर सामान मौजूद था। उन्हें वो जगह बहुत पसंद आती है। इसके बाद वो उन्हें हेज मेज से ले जाते हुए उन्हें होटल के पास्ट के बारे में बताता है। ये होटल एक इंडियन यानी नेटिव अमेरिकन बेरियल ग्राउंड पर बना हुआ है, इसलिए 1909 में इस होटल के बनते समय कई बार नेटिव अमेरिकन ने यहाँ हमला भी किया था। वहाँ उनके लिए एक स्नो कैट भी था जो बर्फ में आराम से चल सकता है। फिर वो उन्हें ले जाता है होटल के गोल्ड बॉल रूम में जहाँ बहुत बड़े बड़े बॉल पार्टी यानी डांस इवेंट्स कंडक्ट किए जाते थे। वहाँ उन्हें मिलता है उस होटल का हेड शेफ डिक। स्टुअर्ट उन्हें डिक से मिलवाता है और तभी वहाँ आता है डैनी। डिक डैनी और वेंडी को किचन दिखाने ले जाता है। उसने उन्हें दिखाया कि यहाँ साल भर चल सके इतना मीट है, और इसी बीच उसने डैनी को डॉग करके बुलाया जो काफी अजीब था क्योंकि डैनी को सिर्फ वेंडी और जैक ही डॉग के नाम से बुलाते हैं और उन्होंने डिक के सामने कभी भी वो नाम नहीं लिया। ये चीज वेंडी उससे पूछती है तो वो इधर उधर की बातें करके उसे टाल देता है। फिर वो जब और सामान दिखा रहा था तब वो डैनी से टेलीपैथिकली यानी मन टू मन बात करता है। How'd you like some ice cream, Doc? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे स्टुअर्ट वहां आकर वेंडी को बेसमेंट दिखाने ले जाता है और डिक डैनी को आइसक्रीम खिलाने। इस दौरान डिक डैनी से बताता है कि उसके पास भी डैनी जैसी पावर्स हैं जिससे वो दोनों आपस में बिना बात किए भी बात कर सकते हैं। ये चीज उसकी ग्रैंडमा के पास भी थी जिसे वो द शाइन बुलाती थी। वो दोनों आपस में घंटों बात किया करते थे। डैनी ने कहा कि टोनी ने मुझे इस चीज के बारे में बात करने को मना किया है। डिक समझ गया था कि टोनी ही डैनी का शाइन है। वो कहता है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, मुझे भी पहले लगता था कि सिर्फ मेरे और ग्रैंडमा के पास ये पावर है, लेकिन ये पावर इस दुनिया में बहुत लोगों के पास है। डैनी ने उससे पूछा कि वो इस जगह से क्यों डरता है। डिक ने कहा कि वो इस जगह से नहीं डरता, लेकिन वो उससे कहता है कि जब कुछ घटनाएं घटती हैं तब वो अपनी छाप पीछे छोड़ जाती हैं, जिसे सिर्फ वो ही लोग देख पाते हैं जिनके पास शाइन होती है। डिक उससे पूछता है कि क्या उसे इस जगह के बारे में उसकी शाइन ने कुछ दिखाया है। डैनी ने बोला कि हाँ दिखाया तो है। डिक ने बताया ऐसा इसलिए है क्योंकि इस जगह की, इस होटल की भी अपनी एक शाइन है जिसमें घटे पिछले कुछ घटनाओं को सिर्फ शाइन वाले लोग ही देख सकते हैं। इस पर डैनी ने अचानक से डिक से पूछा कि वो रूम 237 से क्यों डरता है। डैनी अपनी शाइन की पावर से डिक के डर को सेंस कर पा रहा था, लेकिन डिक ने उसे बोला कि रूम 237 में ऐसा कुछ नहीं है जिससे उसे डर लगे और तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए वहाँ जाना भी मत। क्लियरली यहाँ वो डैनी से कुछ छुपा रहा है। अब 1 महीने बाद टॉरेंस फैमिली पूरे होटल में अकेली थी। डैनी अपनी ट्राईसाइकिल चला रहा था और वेंडी जैक के लिए ब्रेकफास्ट लाई थी। उन दोनों को ये जगह बहुत अच्छी लग रही थी। जैक ने बताया कि वो जब यहाँ इंटरव्यू के लिए आया था तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पहले भी आ चुका है और वो फीलिंग ऐसी थी जैसे उसे होटल का चप्पा चप्पा पता है। ये फीलिंग एक डेजा वू से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसके बाद वो अपनी राइटिंग शुरू करने की जगह टेनिस बॉल से खेल रहा था क्योंकि वो फिलहाल राइटर्स ब्लॉक से गुजर रहा था जिसमें लिखने के लिए कुछ न्यू आइडियाज नहीं आते। वहीं वेंडी और डैनी वॉक के लिए बाहर बने मेज के अंदर चले जाते हैं और नहीं, ये लोग यहाँ खोने नहीं वाले। जैक होटल के अंदर रखे उस मेज के एक मिनिएचर मॉडल को देखता है, वो भी बड़े अजीब से क्रीपी से लुक में, और तभी सीन कट होकर असली मेज के ऊपर से शॉट लिया जाता है जिससे ऐसा लगता है कि जैक उन पर नजर रखे हुए है। कुछ दिनों बाद डैनी रोज की तरह साइकिल चलाते हुए पहुंच जाता है रूम 237 के पास। उसे रूम में जाने की चुल मचती है, लेकिन वो रूम लॉक था। तभी उसकी शाइन या टोनी ने उसे उन्हीं ट्विंस को दिखाया, जिसके बाद वो भागा वहां से। जैक बेसमेंट में फाइनली अपनी राइटिंग का काम शुरू करता है और तभी वहां वेंडी आ जाती है। उसके आने से जैक डिस्ट्रैक्ट हो गया था, जिस वजह से वो उस पर भड़क उठता है और उसे कहता है कि जब भी मैं यहाँ बैठा हूँगा तब यहाँ कोई नहीं आएगा। उसका इतना वायलेंट बिहेवियर हमने मूवी
कभी मैं पहले नहीं देखा था। एक दिन जब वेंडी और डैनी होटल के बाहर थे तब होटल के अंदर से जैक शायद उन्हें ही देख रहा था, लेकिन जैसा देखना चाहिए वैसे नहीं। फिर कुछ दिन बाद वेंडी देखती है कि रिसेप्शन वाला फोन काम नहीं कर रहा था। वो मैनेजर के ऑफिस जाकर वहाँ की रेडियो से लोकल अथॉरिटीज को कांटेक्ट करती है। वो बताते हैं कि बर्फबारी के कारण सिग्नल नहीं आते, लेकिन एक काम करो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस रेडियो से कांटेक्ट करना और रेडियो को अब चालू ही छोड़ देना। वेंडी ने कहा ठीक है। डैनी को साइकिल चलाते हुए फिर से वो ट्विंस दिखी, लेकिन विजन में नहीं बल्कि ठीक उसके सामने। वो उससे कहती है कि हमारे साथ खेलने चलो डैनी, फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। Come play with us, Danny, forever and ever and ever. और इसी बीच उसे उन दोनों की लाश भी दिखती है। मतलब ये दोनों पिछले केयरटेकर की बेटियां थी जिनकी आत्मा बार बार डैनी को दिख रही है। वेल उन्हें देखकर वो डर चुका था और टोनी ने उसे समझाया कि इनसे डरो मत, ये सब बस एक बुक में बनी तस्वीर की तरह है। अबे तू थोड़ा सा बहन पड़ा क्या? वेल अगले हफ्ते बाहर बहुत तेज स्नोस्टॉर्म आ रही थी, लेकिन वो तीनों होटल के अंदर बिल्कुल सेफ थे। डैनी अपनी टॉय लेने ऊपर जाता है जहां जैक उसे अपने पास बुलाता है। अब ये सीन देखकर लगता है कि इन दोनों का कितना क्यूट और अडोरेबल सीन है, लेकिन इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसी फील दे रही थी जैसे किसी भी सेकंड कुछ भी हो जाएगा। डैनी उससे पूछता है कि क्या उसे ये होटल पसंद है। जैक कहता है कि हाँ, उसे तो होटल इतना पसंद आ रहा है कि वो उनके साथ यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहता है, मतलब फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। I wish we could stay here forever, ever, ever. फिर उसने पूछा कि वो कभी मुझे और मॉम को चोट तो नहीं पहुंचाएगा ना। जैक ने इसका जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। वेल वो अपनी टॉय ले जाकर खेलने लगा। तभी उसके पास वही टेनिस बॉल आई, लेकिन सामने हॉलवे में कोई भी नहीं था। वो मॉम को आवाज लगाते हुए रूम में घुसता है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है वेंडी पर, जो बॉयलर रूम में मशीन वगैरह ऑपरेट कर रही थी, जो जैक का काम है, लेकिन वो आलसी यहाँ आता ही नहीं। तभी उसे जैक के चीखने और घबराने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो जैक के पास पहुंची। जैक ने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा सपना देखा था, जिसमें उसने वेंडी और डैनी को काट काट कर उनके पीसेस को ठिकाने लगा दिया। तभी वहां डैनी आया, जिसकी हालत बहुत बुरी लग रही थी। उसका स्वेटर फटा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। वेंडी ने उससे बहुत पूछा कि क्या हुआ, ऐसा कैसे हुआ, लेकिन डैनी ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपना अंगूठा चूस रहा था। वेंडी को लगा कि ये जैक का काम है, क्योंकि उसने पहले भी एक बार डैनी को चोट पहुंचाया है, लेकिन ऐसा नहीं था। जैक तो यहीं सोया पड़ा था। फिर भी वेंडी को जैसा लगा उस हिसाब से उसने रिएक्ट किया। उसने जैक को 2-4 गालियां दी और डैनी को लेकर चली गई। फ्रस्ट्रेटेड जैक होटल में मंडराते हुए पहुंचा गोल्ड रूम में, जहां वो बार पर बैठकर कहता है कि वो एक ग्लास बियर के लिए अपनी आत्मा तक देने को तैयार है। उसने अपने आंख पर हाथ रखा था, जिसे हटाते ही उसे सामने दिखा लॉयड। जैक लॉयड से पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन वो उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे उसे हमेशा लॉयड ही ड्रिंक्स पिलाता है। लॉयड उसे ड्रिंक देता है, जिसे पीते ही जैक का पिछले 5 महीने से शराब ना पीने का स्ट्रीक टूट जाता है। वो लॉयड को बताता है कि मैंने डैनी को कोई हार्म नहीं किया, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, लेकिन वो साली उसकी माँ, उसने मेरी जिंदगी झंड कर दी है। मुझे बार बार याद दिलाती है कि कैसे मैंने डैनी का शोल्डर डिसलोकेट कर दिया था। माना मैंने उस रात पीकर उसे ज्यादा फोर्स से खींचा था, लेकिन उस समय जो भी हुआ वो टोटली अनइंटेंशनल था। और वैसे भी ये बात 3 साल पुरानी है, लेकिन वेंडी ने तो बताया था कि जैक ने ये कांड 5 महीने पहले किया था। वेल तभी वेंडी वहां भागती हुई आई और लॉयड वहां से गायब हो चुका था। उसने जैक से कहा कि यहाँ के एक रूम में डैनी को एक पागल औरत दिखी है और उसी ने डैनी का गला दबाया है। Are you out of your fucking mind? Are you out of your fucking mind? मीनवाइल हम डिक को देखते हैं, जो होटल से बहुत दूर है, लेकिन उसे वहां भी उसकी शाइन ने कुछ दिखाया। उसे रूम 237 और डैनी दिखा, जो बुरी तरह कांप रहा था। डैनी का शाइन यानी टोनी डिक से कांटेक्ट करके उसके शाइन को बताना चाह रहा था कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। तभी जैक भी रूम 237 में पहुंचा, जहाँ डैनी को पागल औरत दिखी थी। उस रूम के बाथटब में सच में एक यंग वुमेन थी, लेकिन नेकेड। जैक उसके पास गया और उसने जैक को किस किया। तभी जैक
जैक को शीशे में देखकर रियलाइज हुआ कि उस लेडी का शरीर एक बूढ़ी औरत का है जो सड़ रहा है। वो उससे डरकर भागने लगा और वो बूढ़ी भूत उस पर हंस रही थी कि कितनी आसानी से उसने अपनी वाइफ पे चीट कर दिया। गिल्ट से भरा जैक उल्टे पांव वापस भाग गया। कमरे में आकर उसने वेंडी से कुछ नहीं कहा। वेंडी ने बोला कि डैनी की तबीयत सही नहीं है, मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना होगा। जिस पर जैक भड़कते हुए कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हो जाएगा और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। एक बार मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, मैं किसी काम को शुरू कर रहा हूँ तो तेरे से देखा नहीं जा रहा। वेंडी से बहस करके उसने गुस्से में सामान यहाँ वहाँ फैला दिया और तभी उसे म्यूजिक की आवाज आई। वहीं डिक होटल में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कॉल नहीं लगता। फिर वो लोकल ऑपरेटर को कॉल करता है जिसने बताया कि होटल में कॉल नहीं लगेगा ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज। यहाँ जैक म्यूजिक को फॉलो करते हुए गोल्ड रूम में पहुंचता है जहां बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये लॉयड और ये सारे मेंबर्स घोस्ट हैं जो सिर्फ जैक को ही दिख रहे हैं। उस पार्टी में जब जैक ड्रिंक्स के लिए पे कर रहा था तब लॉयड ने कहा कि तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, ये फ्री है, हाँ अपनी सोल से जो पे कर रहा है। खैर वहाँ उससे एक वेटर टकरा जाता है और उस पर ड्रिंक गिरा देता है। वो उसे बाथरूम लेकर जाता है ताकि वो उसके कपड़े को साफ कर सके। उसने अपना नाम डेल्बर्ट ग्रेडी बताया और ये सुनकर जैक को स्टूवर्ट की बात याद आ गई कि ग्रेडी यहाँ का पुराना केयर टेकर था। लेकिन एक चीज जो वो नहीं समझा वो ये कि स्टूवर्ट ने उसका नाम चार्ल्स ग्रेडी बताया था पर इसने अपना नाम डेल्बर्ट ग्रेडी बताया। फिर भी वो ग्रेडी से पूछता है कि तुम यहाँ के पुराने केयर टेकर हो ना, जिसने अपनी फैमिली को यहीं मार डाला था। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं, बल्कि यहाँ के केयर टेकर तो तुम हो, यहाँ के केयर टेकर तो हमेशा से ही तुम थे और ये मुझे पता है क्योंकि मैं भी हमेशा से यहीं हूँ। You've always been the caretaker. I should know, sir. I've always been here. उसने उसे बताया कि मेरी एक बेटी ने मेरे खिलाफ जाकर इस होटल को जलाने की कोशिश की थी लेकिन मैंने उसे करेक्ट किया। फिर उसकी माँ ने मुझे रोका तो मैंने उसे भी करेक्ट किया। उसके कहने का मतलब है कि उसने उन्हें मार दिया और अब वो जैक से कह रहा है कि तुम्हारा बेटा डैनी वो भी तुम्हारे खिलाफ जाकर किसी दूसरे बंदे को इसमें इन्वॉल्व कर रहा है जो है डिक। उसने जैक से बोला कि जैसे मैंने अपनी ड्यूटी निभाई वैसे ही तुम्हें भी उन्हें करेक्ट करके अपनी ड्यूटी पूरी करनी होगी। वेंडी स्नोफॉल रुकते ही यहाँ से भागने का प्लान बना रही थी लेकिन तभी उसे डैनी की आवाज आई, लेकिन वो आवाज डैनी की नहीं बल्कि टोनी की थी। वो बार बार रेड रम वर्ड दोहरा रहा था। ग्रेडी की बात सुनकर जैक मैनेजर के ऑफिस में पहुंचा और रेडियो के पार्ट्स को खोल दिया ताकि उनका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन ना रहे। डिक होटल पर कोई कांटेक्ट नहीं कर पाता इसलिए अगले दिन वो होटल के लिए फ्लाइट पकड़ता है। होटल में वेंडी के सामने एक बड़ा रिवील आता है। जैक को खोजते हुए जब वो देखती है कि जैक अपनी राइटिंग नहीं कर रहा तब वो उसके टेबल के पास आती है और देखती है कि जैक ने हर एक पेपर पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन लिख रखी थी, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। लिटरली हर एक पेपर पर। और ये देखकर वो समझ जाती है कि जैक का भयंकर मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है और वो साइको हो चुका है। तभी जैक वेंडी को ढप्पा करता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वेंडी ने बोला कि हमें डैनी को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। ये सुनकर जैक उस पर बरस पड़ता है। उसने बोला कि कभी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोच, यहाँ के ओनर्स के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन की है और मेरे ऊपर इस पूरी होटल की जिम्मेदारी है। कभी सोची है इस बारे में? नहीं, तुझे तो बस डैनी की ही पड़ी है। वेंडी को बुरी तरह से इंटिमिडेट करके वो उस पर अपना गुस्सा निकाले जा रहा था। Wendy, darling, light of my life. I said I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains in. लेकिन जैसे ही वो वेंडी के पास उससे बैट छीनने गया वैसे ही वेंडी उसे मारकर अनकॉन्शियस कर देती है। फिर वो उसे घसीटकर एक किचन पेंट्री तक ले आती है और अब जैक होश में आने लगा था लेकिन वेंडी उसे अंदर बंद कर देती है। फिर वो एक नाइफ लेती है और जैक से कहती है कि मैं डैनी को लेकर डॉक्टर के पास जाऊंगी और मेरे आने के बाद ही तुम बाहर आओगे। जैक हंसता है। वो कहता है कि जाकर एक बार स्नो कैट और रेडियो को चेक करो। वो जाती है स्नो कैट के पास जहाँ जैक ने उसके
पुर्जे खोल दिए थे और रेडियो को तो उसने कल रात को ही बंद कर दिया था। वेल शाम के 4 बजे जैक सोया हुआ था, लेकिन किसी ने उसे उठाया। वो था ग्रेडी, जो रूम के बाहर से उससे बात कर रहा था। उसने कहा कि ऐसा लग नहीं रहा कि तुम अपनी ड्यूटी पूरी कर पा रहे हो, लेकिन जैक उसे समझाता है कि एक बार वो यहाँ से निकल जाए बस फिर वो अपना काम पूरा करेगा। तभी हमें दरवाजा खोलने की आवाज आती है, मतलब ग्रेडी की स्पिरिट ने वो दरवाजा खोल दिया। ऊपर वेंडी सोई पड़ी थी और डैनी टोनी की आवाज में रेड रम दोहरा रहा था। उसने पहले चक्कू उठाया और फिर एक लिपस्टिक से एक डोर पर रेड रम लिख दिया। फिर जोर जोर से चिल्लाकर उसने वेंडी को उठाया और उठते ही साथ वेंडी की नजर मिरर पर गई और मिरर में रेड रम मर्डर दिख रहा था, यानी किसी का मर्डर होने वाला है। तभी उनके दरवाजे को जैक एक एक्स से तोड़ने लगा। वेंडी डैनी को लेकर बाथरूम में छुप गई। वहाँ की खिड़की से उसने डैनी को बाहर निकाला, लेकिन वो खुद उसके थ्रू बाहर नहीं जा पाई, इसलिए उसने डैनी से भागकर कहीं छिप जाने को कहा। जैक एक दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुका था और अब वो बाथरूम का दरवाजा भी तोड़ने लगा और हर एक स्ट्राइक के साथ वेंडी की धड़कन बढ़ रही थी। जैक दरवाजा तोड़ने के बाद फिल्म की मोस्ट आइकॉनिक लाइन बोलता है, Here's Johnny. वो अंदर घुसता उससे पहले वेंडी ने उस पर चक्कू चला दिया। तभी वहां उन्हें स्नो कैट की आवाज आई, जो डिक अपने साथ लाया था। स्नो कैट की आवाज सुनकर जैक वेंडी को फिलहाल छोड़कर वहां से चला जाता है। डिक जैक को खोजते हुए होटल के अंदर आता है और जैक उसे सुन लेता है। वहीं डैनी भी वापस होटल में आकर एक कैबिनेट में छुप जाता है। जैक डिक के लिए छुपा बैठा था और उसके आते ही जैक ने उसे मार डाला। डैनी का विजन सच हुआ। जैसे ही उसे पता चला कि मर्डर हो चुका है, वैसे ही वो डर से चिल्लाने लगता है, जिसे सुनकर जैक उसका पीछा करता है और डैनी उसे अपने पीछे भगाते हुए मेज के अंदर ले आता है और अपने साइको बाप से चेज होना, वो भी हाथ में एक्स लिए। दिस इटसेल्फ इज द बिगेस्ट नाइटमेयर। वेल वेंडी भी मौका देखकर डैनी को खोजने निकलती है और उसे रास्ते में तरह तरह के घोस्ट स्पिरिट्स दिख रहे थे, जैसे कि एक बियर कॉस्ट्यूम पहने एक बंदा, मरा हुआ डिक, एक बूढ़ा बंदा, कई सारे स्केलेटन्स और आखिर में उसे दिखता है वही खून का सैलाब जो बार बार डैनी को उसकी शाइन दिखाती थी। डैनी को जैक बहुत देर तक उसके पैरों के निशान से चेज करता है, लेकिन डैनी यहाँ दिमाग लगाता है। वो उन्हें रिट्रेस करके पीछे जाकर फुटप्रिंट्स मिटाकर छुप जाता है। जैक को जब उसके फुटप्रिंट्स एंड होते हुए दिखते हैं तो वो पगलाने लगता है और इसी का फायदा उठाकर डैनी बाहर आ जाता है, क्योंकि वो अपनी मॉम के साथ कई बार यहाँ आ चुका था। उसे पता था कि बाहर कैसे निकलना है। बाहर उसे वेंडी मिलती है जो फटाफट से स्नो कैट को चालू करके डैनी के साथ वहां से निकल जाती है और जैक मेज में खो चुका था और बुरी तरह थक भी चुका था। उसे यहाँ जमकर मरने से ज्यादा दुख इस बात का था कि वो अपने बेटे और बीवी को मार नहीं पाया और सुबह तक ही वॉज फ्रोजन टू डेथ। बट इसके बाद जो सीन आता है उसने हर एक इंसान को दुविधा में डाल दिया। इस मूवी की सीधी सिंपल स्टोरी को भयंकर ट्विस्ट दे दिया। हम एक सीक्वेंस देखते हैं जिसमें कैमरा गोल्ड रूम से होते हुए बाहर हॉलवे की वॉल पर लगी कुछ पिक्चर्स को दिखाता है। उन पिक्चर्स में सबसे बीच में जो पिक्चर थी उसमें सबसे आगे खड़ा था जैक, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि ये फोटो 1921 की किसी बॉल पार्टी की थी और मूवी के इवेंट्स 1980 के आसपास के थे। तो ये यंग जैक इतनी पुरानी पिक्चर में कैसे है? वेल इसकी एंडिंग को लेकर कई सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि वेंडी थ्योरी, जैक एंड डैनी थ्योरी, आइसबर्ग थ्योरी और सबसे ज्यादा फेमस और जस्टिफाइंग रीइंकार्नेशन थ्योरी। अब मैं इनमें से कुछ थ्योरीज पर बात करता, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि 2019 में इसका सीक्वल आया था डॉक्टर स्लीप, जिसमें हम इस यूनिवर्स को और एक्सप्लोर करेंगे और वेंडी और डैनी के साथ आगे क्या हुआ वो सब भी हम उसी में जानेंगे। इस फिल्म का बजट था $19 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर 47 मिलियन कमाए थे। नो डाउट द शाइनिंग बहुत ही ब्यूटीफुली शॉट एंड एग्जीक्यूटेड मूवी है, लेकिन इसके रिलीज के समय इसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू नहीं मिले थे, जिस वजह से ये बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सक्सेस नहीं थी। लेकिन इसके सिनेमेटोग्राफी और स्टैन ली की बहुत सारी हिडन डिटेल्स की वजह से समय के साथ लोगों ने इसे नोटिस करना शुरू किया, जिसके अराउंड ढेर सारे एक्सप्लेनेशन बाहर निकल कर आए और ये फिल्म आज इतनी फेमस है जितनी अपने रिलीज के समय भी नहीं थी। खैर गाइज एंड गर्ल्स, ये था द शाइनिंग मूवी का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। और इसी के साथ आपका हॉरर होस्ट एंड घोस्ट आपसे किसी न्यू वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।